क्या एक गवर्नर का अचानक रेजिग्नेशन सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन होता है या फिर उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छुपी एक बड़ी पॉलिटिकल और लीगल स्टोरी भी होती है? ये सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ जब सीवी आनंदा बोस ने अचानक वेस्ट बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रपति भवन से एक बड़ा गिबर्नटोरियल रीशफल अनाउंस हुआ। इस रीशफल में सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के राजभवन की कुर्सियां एक साथ बदल दी गई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि आर.एन. रवि को वेस्ट बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का एलजी अपॉइंट किया गया और विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा भी राजभवन में बदलाव हुए हैं। शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना भेजा गया, जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया और नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट वेस्ट बंगाल को लेकर ही शुरू हुई। जैसे ही रेजिग्नेशन की खबर आई, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, आई एम शॉक्ड एंड डीपली कंसर्न्ड बाय द सडन न्यूज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ श्री सीवी आनंदा बोस। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें तुरंत पता नहीं था कि रेजिग्नेशन का असली रीजन क्या है, लेकिन उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को भी रेस किया कि शायद गवर्नर पर सर्टेन पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करने का प्रेशर हो सकता है, खासकर जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस करीब आ रहे हैं। सीएम बनर्जी ने लिखा, यूनियन होम मिनिस्टर जस्ट इन्फॉर्म मी दैट श्री आर.एन. रवि इज बीइंग अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। He never consulted me as per the established convention in this regard। यहाँ से एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल शुरू होता है, क्या गवर्नर की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर के लिए चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन जरूरी होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा जवाब आर्टिकल 155 में मिलता है। आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के वारंट से होती है, यानी फॉर्मली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये डिसीजन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ये नहीं कहता कि स्टेट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन मैंडेटरी है। इसी वजह से कोर्ट्स ने भी हिस्टोरिकली इस प्रोसेस को एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव माना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक और डायमेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। कई सालों से एक इनफॉर्मल प्रैक्टिस रही है कि स्टेट्स के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लीडरशिप को इन्फॉर्म या कंसल्ट करती है। ये लीगली इन्फोर्सिबल रूल नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की स्पिरिट का पार्ट माना जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि बिना कंसल्टेशन के डिसीजन लेना द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करता है। लीगल फ्रेमवर्क को समझने के लिए आर्टिकल 156 को भी देखना जरूरी है। आर्टिकल 156(1) कहता है कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि गवर्नर टेक्निकली तब तक पद में रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। लेकिन आर्टिकल 156(3) एक 5 ईयर टेन्योर का रेफरेंस भी देता है। कोर्ट्स ने क्लेरिफाई किया है कि ये टेन्योर एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में कहा था कि गवर्नर को बिना रीजन के आर्बिट्ररली रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका टेन्योर फुल्ली सिक्योर भी नहीं है। सीवी आनंदा बोस का रेजिग्नेशन इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। आर्टिकल 156(2) कहता है कि गवर्नर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को एड्रेस करके दे सकते हैं। जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है तब तुरंत एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 160 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इंटरिम अरेंजमेंट्स करे। इसी प्रोविजन के अंडर कभी कभी एक गवर्नर को दूसरे स्टेट का एडिशनल चार्ज भी दिया जाता है। इस रीशफल में भी एक ऐसा ही अरेंजमेंट हुआ जहां राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया। सीवी आनंदा बोस का टेन्योर खुद भी कंट्रोवर्सी से भरा रहा। उनका और ममता बनर्जी की गवर्नमेंट का रिलेशनशिप अक्सर कन्फ्रंटेशनल रहा है। एक समय ऐसा आया जब स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि गवर्नर ने असेंबली द्वारा पास की गई कई बिल्स पर एसेंट को रोक रखा है। ये डिस्प्यूट भी अभी तक जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर है। गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लेजिस्लेटिव डेडलॉक का इशू इंडिया में नया नहीं है। आर्टिकल 200 गवर्नर को पावर देता है कि वो बिल को एसेंट दे, विथहोल्ड करे या प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करे। लेकिन अगर गवर्नर इनडेफिनेटली डिसीजन डिले करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट्स में ये कहा है कि गवर्नर्स को रीजनेबल टाइम के अंदर डिसीजन लेना चाहिए। आनंदा बोस के टेन्योर के दौरान एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब राजभवन की एक टेम्पररी स्टाफ मेंबर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया। ये एलिगेशन इलेक्शन कैंपेन के दौरान आया था और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 अप्लाई होता है। आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स अपने टेन्योर के दौरान क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून होते हैं। इस इम्यूनिटी की वजह से पुलिस तुरंत एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती जब तक गवर्नर ऑफिस में है। ये इम्यूनिटी परमानेंट नहीं है। टेन्योर खत्म होने के बाद इन्वेस्टिगेशन थियोरेटिकली पॉसिबल हो जाता है। पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन भी बॉस के टेन्योर का एक कांस्टेंट फीचर रहे हैं। पंचायत इलेक्शंस के दौरान उन्होंने राजभवन में एक पीस रूम एस्टैब्लिश किया जहां पोल वायलेंस की कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा रही थी।
उन्होंने खुद को ग्राउंड जीरो गवर्नर कहा और वायलेंस अफेक्टेड एरियाज का विजिट भी किया। ऑपोजिशन पार्टीज ने इसे लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न के रूप में देखा, जबकि रूलिंग पार्टी ने इसे इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेरेंस बताया। ये टेंशंस एक और लेवल तब बढ़ गया जब राजभवन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट पर क्लैश हुआ। बॉस ने कुछ इंटरिम वाइस चांसलर्स अपॉइंट किए बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के। स्टेट गवर्नमेंट ने इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर डिस्प्यूट को टेम्पररी रिजॉल्व किया। इस सब पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के बीच सीवी आनंदा बोस ने कभी-कभी कंसिलिएटरी टोन भी अडॉप्ट की। एक स्पीच में उन्होंने कहा था, देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बट दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो बंगाल के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और राजभवन के गेट्स पब्लिक के लिए खुले रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने अब अचानक रेजिग्नेशन अनाउंस किया तो सबको हैरानी हुई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यस आई हैव रिजाइंड, आई हैव बीन द गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर 3.5 years, इट्स इनफ फॉर मी। पॉलिटिकल सर्कल्स में अलग अलग इंटरप्रिटेशन सामने आई हैं। बीजेपी लीडर्स ने कहा है कि शायद हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, जबकि टीएमसी लीडरशिप ने टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। इस रेजिग्नेशन के तुरंत बाद जो गुबर्नटोरियल रिशफल हुआ है उसने डिबेट को और ज्यादा इंटेंस कर दिया। भारत में गवर्नर का ऑफिस थियोरेटिकली नॉन पार्टीशन माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमेशा से पॉलिटिकल डिबेट्स का सेंटर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में कहा कि गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैन की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह। आर.एन. रवि का वेस्ट बंगाल भेजा जाना भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है। आर.एन. रवि पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे और उनका वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स हुआ करता था। अब उनका ट्रांसफर बंगाल जैसे पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट में हुआ है, जहां 2026 असेंबली इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं। लीगल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो गवर्नर का ट्रांसफर या रिशफल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फुल्ली परमिसिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ट्रांसफर का मेंशन नहीं करता, लेकिन क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं, उन्हें किसी भी स्टेट में अपॉइंट किया जा सकता है। इस पूरे एपिसोड ने एक बार फिर फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस पर डिबेट को रिवाइव कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, Such actions undermine the spirit of the constitution and strikes at the very foundation of federal structure। ये एक पॉलिटिकल एलिगेशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 के फ्रेमवर्क के अंदर होती है, तब तक लीगली चैलेंज करना मुश्किल होता है। इसीलिए असली सवाल शायद लीगल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को एक न्यूट्रल ब्रिज के रूप में इमेजिन किया था, एक ऐसा ऑफिस जो सेंटर और स्टेट के बीच बैलेंस मेंटेन करे। लेकिन पॉलिटिकल रियलिटीज में ये ऑफिस अक्सर कन्फ्रंटेशन का सिंबल बन जाता है। सीवी आनंदा बोस के रेजिग्नेशन और उसके बाद हुए रिशफल ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर सिर्फ रिटन प्रोविजंस पर नहीं चल सकता, ये कन्वेंशंस, ट्रस्ट और पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। और जब भी कोई राजभवन अचानक बदलता है तो डिबेट सिर्फ एक इंडिविजुअल के रेजिग्नेशन तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर पर सवाल खड़ा कर देती है। आपका इस लेटेस्ट न्यूज को देखकर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।